नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हंटर आयोग की सिफारिशें तथा सुझाव के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे लेकर हम इस हंटर आयोग की जो सिफारिशें और सुझाव है उनके बारे में चर्चा करते हैं। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वहाँ तक सुझाव और सिफारिशें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद है सहायता अनुदान। सहायता अनुदान का मतलब ये है कि जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों को जो सहायता दी जाए, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा आर्थिक जो पैकेज दिया जाए वो किस हिसाब से दिया जाए। हंटर आयोग ने सबसे पहला जो सुझाव दिया था सहायता अनुदान में कि परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली हो। परीक्षा फल के अनुसार मतलब कि बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर ने कितना मूल्यांकन दिया, बच्चों को क्या सिखाया, और सिखाने के बाद उन बच्चों का जो मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन के आधार पे जो उनका परिणाम आ रहा है उसके अनुसार से उसका जो वेतन है वो दिया जाए। दूसरा है विद्यालय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों का ध्यान में रखा जाए। यानी विद्यालय को जो पैकेज मिल रहा है सहायता का, उस पैकेज के अंदर विद्यालय की जो आवश्यकता है, कई विद्यालय ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है सहायता की, फिर भी उनको क्या सहायता दे दी जाती है। लेकिन जिनको आवश्यकता है विद्यालयों को, उनको जो सहायता है वो मिल नहीं पाती है। इसलिए हंटर आयोग ने क्या किया कि विद्यालयों की आवश्यकता एवं परिस्थितियों को ध्यान में रख के क्या किया जाए, सहायता अनुदान दिया जाए। उसके बाद सहायता अनुदान के अंदर पुस्तकालय शिक्षण सामग्री हेतु विशेष सहायता, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए किताबों के ऊपर जो पैसा दिया जाए विद्यालय को, यानी अलग अलग किताबें पुस्तकालय के अंदर लाई जाए ताकि बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान सीखे। और शिक्षण सामग्री का मतलब यहाँ है कि ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट क्लास उस टाइम तो नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो शिक्षण सामग्री है जैसे ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, मॉडल्स है, या लैब के अंदर जो जितने उपक्रम हैं उनके लिए विशेष सहायता दी जाए। उसके बाद धार्मिक सहायता। हंटर आयोग ने कहा कि धार्मिक जो शिक्षा है वो विद्यालयों में दी नहीं ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्कूलों के अंदर अगर धार्मिक शिक्षा अगर प्रारंभ कर दी तो निश्चित है लोग, जो बालक हैं वो धार्मिक शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो धार्मिक शिक्षा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद मुसलमानों की शिक्षा के लिए हंटर आयोग ने क्या प्रावधान दिए, स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। किसके लिए? कि जो मुसलमान जो स्कूल थे उनको क्या प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो शिक्षा के अंदर जुड़े। उसके बाद इन विद्यालयों की जो शिक्षा है उसमें छात्रवृत्ति दी जाए, और सरकारी नौकरियों के अंदर इनका जो अनुपात है, यानी इनके जो शिक्षा जो ग्रहण करके जा रहे हैं जो लोग, कौन से? मुसलमान, उनको क्या है उसके अंदर अनुपात, नौकरियों का अनुपात भी दिया जाए। फिर मुसलमानों की शिक्षा के अंदर क्या है? फारसी शिक्षा को भी क्या इन्होंने बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि बढ़ावा कैसा, कि बढ़ावा ऐसा कि उससे लगाव रखे। इसके बाद स्त्री शिक्षा। हंटर आयोग ने जो सिफारिशें और सुझाव किस पे? स्त्री शिक्षा पे क्या दिया था कि बालिकाओं के विशेष प्रावधान हो, यानी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान हो ताकि बालिकाएं विद्यालय से जुड़े और अधिक से अधिक वो क्या हो, शिक्षित हो। छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान हो और उनको क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यानी कई टाइम ऐसा होता था कि बालिकाएं क्या है, उनके माता पिता जो थे वो क्या है, विद्यालय नहीं भेज पाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक सहायता बहुत ही कमज़ोर थी। इसलिए हंटर आयोग ने बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान और सुझाव दिए। उसके बाद अध्यापिकाओं की विशेष नियुक्ति, यानी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिकाओं एवं उनकी विशेष नियुक्ति दी जाए ताकि बालिकाएं अधिक से अधिक इन अध्यापिकाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। फिर निरीक्षण की व्यवस्था, यानी समय समय पर बालिकाओं ने क्या सीखा, क्या उनको कमी या क्या उनको सुविधाएं अधिक दी जाए ताकि वो क्या शिक्षा से अधिक लगाव रखे। ये थी
हंटर आयोग की सिफारिशें और सुझाव। अगली कक्षा में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।